श्री राम जय जय राम। नमस्कार साथियों, मैं हूं कमलकांत और एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में, जिसका नाम है नवोदय विज्ञान बाय के सर। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा था, हम मानव जनन के शीर्षक पर चर्चा कर रहे थे और हमारी चर्चा यहाँ तक पहुँच चुकी थी कि मानव जनन के दौरान विभिन्न चरणों के माध्यम से एक नई संतान की लैंगिक तरीके से उत्पत्ति होती है और ये सारी प्रोसेस, ये सारी योग्यता जो है वो किशोरावस्था के दौरान शुरू होती है। आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो किशोरावस्था से लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं मादा जनन तंत्र की, क्योंकि हमारे यहाँ पर प्रावधान है कि हमेशा महिलाओं को पहले मौका दिया जाता है। तो विज्ञान की चर्चा के दौरान में भी मैं चाहूँगा कि आप सबसे पहले मादा जनन तंत्र की भूमिका समझें, क्योंकि नई संतान को उत्पन्न करने में अधिकतर जातियों में, विशेषकर मानव में, मादा की भूमिका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है और सबसे ज़्यादा भूमिका उसी की होती है जिससे नई संतान पैदा होती है। तो हम चर्चा कर रहे हैं मादा जनन तंत्र की। तो मानव जनन में जो स्त्री या मादा का रोल होता है और उसकी जनन क्षमता जो होती है वो किशोरावस्था से लेकर लगभग 50 वर्ष तक की अवधि की होती है, या हम कह सकते हैं कि 45 से 55 वर्ष के बीच में ये क्षमता जो है वो नष्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है, जिसे मासिक धर्म के संकेत के द्वारा समझा जा सकता है। कहने का मतलब है किशोरावस्था के दौरान जब जनन क्षमता प्रारंभ होती है तो इसी समय मासिक धर्म की प्रक्रिया, जिसे माहवारी भी कहते हैं, यह प्रक्रिया, मासिक धर्म की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ होती है और 55 वर्ष तक होते होते लगभग 50 वर्ष तक मासिक धर्म की ये प्रक्रिया जो है वो बंद हो जाती है। इसी के साथ ये समझा जाता है कि जनन क्षमता उस महिला की नहीं रहती है। अगर हम बात करते हैं संरचनाओं की, तो मादा में एक सुविकसित जनन तंत्र पाया जाता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिसे कहा जाता है। और जनन तंत्र का मतलब होता है, तंत्र का मतलब होता है अंगों का समूह, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। और इस अंगों के समूह की अगर हम बात करते हैं तो इसमें विभिन्न प्रकार के अंग होते हैं, जिसमें सबसे मुख्य भूमिका होती है या सबसे मुख्य जो अंग होता है जिसे हम कहते हैं प्राथमिक अंग। और ये प्राथमिक अंग के रूप में एक जोड़ी अंडाशय संरचनाएं होती है, जिन्हें अंग्रेजी में ओवरी भी कहा जाता है। और ये एक जोड़ी जो है उनमें से एक सदस्य, एक अंडाशय दाएं भाग में होता है और एक अंडाशय बाएं भाग में होता है। वो अब हम भी चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे और बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। अंडाशय के बाद दूसरा जो अंग है उसमें हम एक जोड़ा अंडवाहिनियां होती है, जिन्हें ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब भी कहा जाता है। अंडवाहिनियां वो नलिकाएं होती है, ट्यूब्स होती है, जो अंडाशय से लेकर गर्भाशय तक अंडाणुओं को यात्रा करवाती है, स्थानांतरण करवाती है, या हम कह सकते हैं उनको मार्ग उपलब्ध करवाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि निषेचन, मतलब जो अंडाणु और शुक्राणु, नर और मादा युग्मक के मिलन की जो प्रक्रिया है, निषेचन है, वो इस अंडवाहिनी में ही संपन्न होता है, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। उसके बाद अगला जो अंग है वो होता है गर्भाशय, जिसे बच्चेदानी या यूट्रस या वॉम्ब भी कहा जाता है, जिसमें भ्रूण का विकास होता है। और 9 साढ़े 9 माह की जो गर्भावस्था होती है, सहगर्भता की अवस्था होती है, उस दौरान इसी गर्भाशय में भ्रूण का विकास होता है। यहीं पर शिशु जो है वो विकसित होता है, जो जन्म तक, डिलीवरी से पहले तक यहीं पर होता है। उसके बाद होती है एक गर्भाशय ग्रीवा। ग्रीवा शब्द, जिसे सर्विक्स भी कहा जाता है, ग्रीवा शब्द हमेशा गर्दन जैसे पतले भाग के लिए काम में लिया जाता है। मतलब अगर कोई बड़ी संरचना हो और वो एकदम से उसका मुंह आगे सिकुड़ता है, तो अधिकतर बायोलॉजी की संरचनाओं में उसको सर्विक्स या ग्रीवा नाम दिया जाता है, जो आगे जगह जगह आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो होती है वो गर्भाशय की क्रिया होता है, मतलब गर्भाशय का पतला वाला हिस्सा होता है।
उसके बाद का जो हिस्सा होता है उसे योनि या भग कहा जाता है, जिसे अंग्रेजी में वल्वा या वेजाइना भी कहते हैं। ये योनि या वल्वा जो होता है वो सामान्यतः इस पूरे जनन मार्ग की एंट्री होता है, ये छिद्र होता है, एक ओपनिंग होती है। और ये ओपनिंग जो होती है वो बाह्य जननेंद्रियों के द्वारा ढकी हुई होती है, आवृत होती है, मतलब बीच में छेद होता है और उसके चारों तरफ जो आवरण होते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर्स होती है, उनको बाह्य जननेंद्रिय या एक्सटर्नल जेनेटिलिया कहा जाता है। बाह्य जननेंद्रिय या एक्सटर्नल जेनेटिलिया या जननांग कहा जाता है, जो वेजाइना के चारों तरफ, योनि के चारों तरफ उपस्थित होते हैं। तो ये सारी संरचनाएं जो आप देख रहे हैं, जैसे कि हम चित्र में भी आगे डिस्कस करेंगे, ये सारी संरचनाएं जो है वो श्रोणी क्षेत्र में पाई जाती है। श्रोणी क्षेत्र में पाई जाती है। श्रोणी क्षेत्र का मतलब है कि कमर वाले हिस्से में, पेल्विक रीजन में पाई जाती है। आपकी नाभि से लेकर उसके नीचे वाला जो भाग है टांगों से ऊपर का, उसमें ये संरचनाएं पाई जाती है। और इन सभी संरचनाओं के साथ स्पेशली स्तनधारी जीवों में एक और एक्स्ट्रा एडवांटेज वाली संरचना होती है, जिन्हें स्तन ग्रंथियां कहा जाता है, मेमरी ग्लैंड्स कहा जाता है। इसी वजह से स्तनधारियों का नाम मैमल्स कहा जाता है, क्योंकि उनमें स्तन ग्रंथियां पाई जाती है, मेमरी ग्लैंड्स पाई जाती है। सामान्य भाषा में इनको ब्रेस्ट बोलते हैं। और ये स्तन ग्रंथियां जो है वो वक्षीय भाग में पाई जाती है, मतलब छाती वाले हिस्से में पाई जाती है, जिसे बायोलॉजी या विज्ञान की भाषा में थोरेसिक रीजन कहा जाता है, या हम कह सकते हैं उसे थोरेक्स रीजन कहा जाता है, छाती वाला हिस्सा कहा जाता है, उसमें ये स्तन ग्रंथियां पाई जाती है। अब ये सभी अंग जो हैं, जिन्हें हम मादा जनन तंत्र में कंसीडर कर रहे हैं, चाहे वो प्राथमिक अंग अंडाशय हो, अंडवाहिनी हो, गर्भाशय बच्चादानी हो, ग्रीवा हो, योनि हो, या बाह्य जननेंद्रिय हो, या उसके साथ में सहायक स्तन ग्रंथियां हो, ये सभी संरचनाएं जो हैं वो विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं में सहायक होती है। जैसे कि अंड जनन है, अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया, अंडोत्सर्ग है, अंडाणु बनने के बाद उसको रिलीज करने की प्रक्रिया, निषेचन है, जैसा कि आप जानते ही हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने की प्रक्रिया, सहगर्भता, गर्भावस्था की प्रक्रिया जो 9 साढ़े 9 महीने का समय होता है, उसके बाद शिशु जन्म या प्रसव, डिलीवरी की प्रक्रिया, उसके बाद जन्म के बाद भी शिशु की देखभाल करने के लिए स्तन ग्रंथियों के द्वारा जो दूध पिलाया जाता है, वो सारी बातें जो है, ये सारे प्रक्रम जो है वो एक मादा जनन तंत्र के द्वारा ही ये सब घटनाएं जो है वो पूरी होती है। इसलिए मैं आपको ये कह रहा था कि मानव जनन में नर जनन तंत्र की अपेक्षा मादा जनन तंत्र जो है उसकी बहुत ही क्रूशियल इंपॉर्टेंट भूमिका होती है, और जन्म के बाद तक भी शिशु की देखभाल के नाम से उसे पोषण प्रदान करने के लिए या उसकी सुरक्षा करने के लिए, इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाने के लिए स्तन ग्रंथियों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब इन सभी स्ट्रक्चर्स को हम डायग्राम की सहायता से समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपकी स्क्रीन पे कुछ डायग्राम्स शेयर करने जा रहा हूं, जिसे आप देखने की कोशिश कीजिए। ये देखिए, ये है मादा जनन तंत्र। इस मादा जनन तंत्र में जो आप संरचना देख रहे हैं उसमें नामांकन भी किया हुआ है, और ये देखने में एक गाय के मुंह जैसा, सिर जैसा लग रहा है, लेकिन वास्तव में ये बहुत ही छोटी संरचना है। आगे के डायग्राम में आपको और देखने को मिलेगा। तो ये जो संरचना है उसमें ये आप देखिए, मेरे कर्सर जहां पर आ रहा है, ये रेड कलर की जो अंडाकार संरचना दिख रही है, इसको ही डिंब ग्रंथि या अंडाशय कहा जाता है, जिसे हमने प्राथमिक जननांग के रूप में कंसीडर किया था। इस प्राथमिक जननांग में क्या होता है, अंडाणुओं का निर्माण होता है, और अंडाणुओं के निर्माण के साथ साथ ही इसमें कुछ हार्मोन्स का निर्माण भी होता है, और ये हार्मोन्स जो हैं वो स्टेरॉइड हार्मोन्स कहलाते हैं, जिन्हें हम प्रोजेस्टेरोन या एस्ट्रोजन के नाम से जानते हैं, जिन्हें हम बाद में और डिटेल से मासिक धर्म की प्रक्रिया जो समझेंगे उसमें चर्चा करेंगे। तो इतना याद रखना है कि अंडाशय जो होता है वहां पर अंडाणु का निर्माण भी होता है, और किशोरावस्था के बाद अंडाणु बनने के साथ साथ जनन संबंधी कुछ हार्मोन्स का निर्माण होता है, जिन्हें हम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के नाम से जानते हैं। उसके बाद जो है वो जनन सहायक नलिकाएं होती है। प्राथमिक अंग के अलावा ये द्वितीयक संरचनाएं जो है उनको सहायक नलिकाएं कहा जाता है, जिसमें सबसे पहले जो आप देख रहे हो
अंडाशय से निकलने वाला अंडाणु जो है वो इस कीप जैसी संरचना में आता है, जिस पर ये झलरी सी लगी हुई है, जिसको फिम्बरी कहते हैं। ये यहाँ से कीप से लेकर और गर्भाशय तक का जो ये नलिका नुमा हिस्सा है, दोनों तरफ आप देख सकते हैं। तो ये दाएं साइड का अंडाशय है, ये बाईं तरफ का अंडाशय है। दोनों अंडाशयों से अपनी अपनी अलग अलग अंडवाहिनियां आ रही है। ये देखिए, कीप, तुम्बिका, स्थमस, ये 3 भाग जो हैं ये इसी अंडवाहिनी नाम की नलिका के बनाए गए हैं। तो ये दूसरा स्ट्रक्चर है। उसके बाद हमने देखा था गर्भाशय। तो ये देखिए, ये जो आप देख पा रहे हैं, यहाँ से लेकर ऊपर से लेकर और यहाँ तक ये जो बीच में पिंक पिंक सा एरिया दिख रहा है आपको, जिग, ये पूरी स्ट्रक्चर जो है वो गर्भाशय या यूट्रस होता है। और ये यूट्रस जनरली जो है वो उल्टी नासपति के आकार का होता है और स्नायु भित्तियों के लिगामेंट्स की सहायता से ये शरीर के अंदर जो है वो चिपका हुआ रहता है। और ये गर्भाशय आगे चलकर ग्रीवा के माध्यम से, पतली नलिका जैसी ग्रीवा संरचना के माध्यम से योनि नाम के छिद्र में आकर खुल जाता है या जुड़ जाता है। ये गर्भाशय जो होता है उसमें 3 परतें होती है। सबसे बाहर वाली परत जो है वो परिगर्भाशय कहलाती है, जो बिल्कुल पतली होती है, त्वचा की तरह होती है। बीच वाली परत जो होती है वो बहुत ही मोटी होती है, मांसपेशियों की बनी होती है, जो संकुचन करने में सहायक होती है। डिलीवरी वगैरह में भी इसकी बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका होती है। इसी के दबाव से डिलीवरी होती है, मांसपेशियों की ताकत से ही। तो इसे गर्भाशय का पेशी स्तर कहा जाता है, अंग्रेजी में जिसको मायोमेट्रियम बोलते हैं। परिगर्भाशय को पेरीमेट्रियम कहते हैं। और सबसे अंदर की तरफ जो आपको ये रेड या पिंक पिंक जो दिख रही है, जिगजैग, ये बहुत ही नाजुक और संयोजी उत्तकों से बनी हुई गर्भाशय की अंतः स्तर वाली परत होती है। और इसी परत पर, अंतः स्तर पर ही आके कोरक पुटी जो है उसका अंतरोपण होता है। मतलब इसी स्तर के साथ चिपक कर जो है वो भ्रूण का भविष्य में निर्माण होता है। तो ये मोटी मोटी संरचनाएं आपने देख ली है। ये है प्राथमिक अंग अंडाशय, इसके बाद ये अंडवाहिनी है, ये है गर्भाशय, गर्भाशय के बाद गर्भाशय की ग्रीवा है, और ये नीचे की तरफ जो आप छेद जैसा देख रहे हैं ये योनि है। इसी स्ट्रक्चर को मैं एक दूसरे डायग्राम से आपको दिखाना चाहूंगा। इसकी लेबलिंग तो किसी अन्य भाषा में है, अंग्रेजी के अलावा भी कुछ दूसरी भाषा का प्रयोग यहाँ पर है शायद। और ये आप देख सकते हैं, इसमें यूट्रस को ऊपर से काट कर ऐसे लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, अनुदैर्ध्य काट करके बताया गया है। और ये देखिए, अंडाशय भी इस तरीके से चारों तरफ ये व्हाइट व्हाइट जो आप देख रहे हैं स्नायुओं के द्वारा एक जगह फिक्स रहता है, चिपका हुआ रहता है। और इसमें कुछ रक्त वाहिनियां जो है वो सप्लाई के लिए दी जाती है। नीचे वाला भाग जो होता है, ये देखो, ये है सर्विक्स, और इसके बाद वाला जो सर्विक्स के नीचे वाला भाग है वो वेजाइना कहलाता है। ये आप एक छोटा सा एक ये स्केच देख सकते हैं। यहाँ पर एक ये फीमेल की सी बॉडी बनाई हुई है, जिस पर ये पूरी स्ट्रक्चर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मादा जनन तंत्र जो हम देख रहे हैं वो इस क्षेत्र में होता है। ये जो मैं बात कर रहा था श्रोणी क्षेत्र, जो मैं आपको बता रहा था कि नाभि से लेकर और टांगों के बीच का जो हिस्सा है इसको श्रोणी क्षेत्र कहा जाता है। ये पूरा जननांग जो है वो इसी क्षेत्र में पाया जाता है। अब हम बात करते हैं एक एक संरचना के बारे में। तो ये देखिए, सबसे पहले अंडाशय, ये देखिए अंडाशय। ये अंडाशय को, ये वाली संरचना जो है उसको जूम करके देखा गया है। तो ये अंडाशय भीतर की तरफ से ऐसा होता है जिसमें लगातार अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया चलती रहती है। ये देखिए, ये अंडाणु की निर्माण की प्रक्रिया हम आगे और डिस्कस करेंगे। ये एक अंडाणु बाहर मुक्त हो चुका है इस प्रक्रिया में। तो इस तरीके से ये प्रक्रिया होती है। और जो हम योनि की बात कर रहे थे, ये योनि जो होती है, ये मैं बता रहा था मादा जनन तंत्र का प्रवेश द्वार है। इसी के माध्यम से युग्मकों का, नर युग्मकों का स्थानांतरण किया जाता है। और इसके चारों तरफ जो है वो बाह्य जननेंद्रियां पाई जाती है। योनि के चारों तरफ जो है वो बाह्य जननेंद्रियां पाई जाती है, जिनका कोई विशेष जनन में भूमिका नहीं होती है। बाह्य जननेंद्रिय की जो संरचनाएं होती है उनको भी अध्ययन की तरीके से, अध्ययन की दृष्टि से अलग अलग भागों में बांट कर देखा गया है, जिन्हें हम डायग्राम की सहायता से भी समझने की कोशिश करेंगे। उनके कुछ नाम यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे मादा जो होती है उसका बाह्य जननेंद्रिय जो है, पुरुष में भी बाह्य जननेंद्रिय होते हैं, बाहर के जननांग होते हैं, और जो बॉडी के अंदर जननांग होते हैं
उनको आंतरिक जननांग कहा जाता है, जिनका मुख्य रोल होता है। लेकिन छोटे मोटे प्रयास के लिए बाह्य जननांगों का भी रोल होता है। जैसे बाह्य जननेंद्रिय है वो योनि के चारों ओर का घेरा होता है फीमेल्स में, और उसमें सबसे पहला जो हिस्सा होता है उसको कहा जाता है जगन सेल, मॉन्स प्यूबिस कहा जाता है, जो बिल्कुल एक गूदेदार संरचना होती है कमर के नीचे की ओर, जिस पर कुछ हेयर्स होते हैं, कुछ रोम होते हैं, बाल होते हैं, और थोड़ा उभरा हुआ सा गद्दी जैसा फूला हुआ सा हिस्सा होता है, उसको जगन सेल कहा जाता है। उसके बाद वृहद भगोष्ठ, वृहद का मतलब होता है बड़ा, भग का मतलब होता है योनि, और ओष्ठ का मतलब होता है लिप्स। तो जिस तरीके से हमारे होठ होते हैं उसी तरीके से मुंह के छिद्र पर जिस तरीके से होठ होते हैं उस तरीके से योनि के छिद्र पर भी होठ जैसी संरचनाएं होती है, मासल फोल्ड्स होते हैं, पेशियों से बने हुए कुछ कर्व्स होते हैं, घुमाव होते हैं, तो उनको वृहद भगोष्ठ कहा जाता है, लेबिया मेजोरा कहा जाता है। ठीक उनके भीतर की ओर छोटे छोटे और लिप्स जैसी स्ट्रक्चर्स होती है, जिनको लघु भगोष्ठ या लेबिया माइनोरा कहा जाता है। उसके अलावा एक छोटी सी उंगली जैसा उभार होता है बाह्य जननेंद्रिय में, जिसको भगशेप या क्लाइटोरियस कहा जाता है। और सबसे आखिरी जो संरचना है उसको योनिच्छद या हाइमन कहा जाता है। योनिच्छद या हाइमन जो होती है वो एग्जैक्टली योनि का जो छिद्र होता है, या हम कह सकते हैं योनि का द्वार जो होता है, इस द्वार के ऊपर एक झिल्ली नुमा आवरण होता है। इस द्वार के ऊपर एक झिल्ली नुमा आवरण होता है, और ये आवरण जो है वो जनरली पहली बार जब सेक्स किया जाता है, संभोग किया जाता है युग्मक स्थानांतरण के लिए मादा के शरीर में, उस दौरान ये झिल्ली जो है वो टूटती है, फटती है। इसलिए पुराने समय में इसको वर्जिनिटी का या कुंवारेपन का सूचक भी माना जाता था इस झिल्ली को, क्योंकि ये प्रथम युग्मक स्थानांतरण या संभोग के मैथुन क्रिया के दौरान टूटती थी, और उस समय रक्त का स्राव भी होता था, जिससे ये कंफर्म किया जाता था वर्जिनिटी को। लेकिन आज के इस आधुनिक युग में जब कन्याएं, गर्ल्स जो है वो हर क्षेत्र में आगे जा रही है, जैसे कि आप देख रहे थे कि विभिन्न स्पोर्ट्स में, घुड़सवारी में, साइकिलिंग में, और यहाँ तक कि अभी आपने जो भारत पाकिस्तान की पूरी टकरार देखी है उसमें कर्नल सोफिया, मतलब एयरफोर्स में, नेवी में, डिफेंस में इतने साहसिक कार्यों में, घुड़सवारी, साइकिलिंग में, गेमिंग में जब जाती है लड़कियां, तो उनकी हार्ड फिजिकल एक्टिविटी के दौरान भी ये हाइमन जो झिल्ली है वो टूट जाती है। तो इसे हम वर्जिनिटी का विश्वसनीय, कुंवारेपन का विश्वसनीय सूचक नहीं मान सकते हैं। इसलिए यही बात आपको समाज में डिलीवर करनी है, फैलानी है कि हाइमन जो होती है, झिल्ली जो होती है, जो प्रथम संभोग के दौरान जनरली टूटती है, उसको विश्वसनीय सूचक नहीं माना जाता है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कई बार प्राथमिक संभोग होने के बाद भी ये झिल्ली जो है वो टूटती नहीं है और बनी रहती है। इसलिए हाइमन के आधार पर या योनिच्छद के आधार पर किसी भी महिला या गर्ल को जज करना जो है वो बिल्कुल भी गलत है, विज्ञान की दृष्टि से सरासर अनैतिक है। अब मैं एक डायग्राम की हेल्प से आपको शो करने जा रहा हूं बाह्य जननेंद्रिय। तो ये देखिए आपकी स्क्रीन पर ये जो मैं डायग्राम शो कर रहा हूं, जिसमें दो चित्र देख रहे हो। ये एक एनाटॉमी का डायग्राम है जिसमें इंग्लिश से लेबलिंग की हुई है। ये अंदर की तरफ का सेक्शन जो है वो काट कर दिखाया है, ये आपको थोड़ा कम समझ में आएगा। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट डायग्राम, इसमें मैंने हिंदी में नाम भी लिखे हुए हैं। ये देखिए सबसे ऊपर वाला उभरा हुआ, फूला हुआ, गद्दीदार जो हिस्सा है उसको जगन सेल कहा जाता है, और ये जो सबसे नीचे छेद जैसा दिख रहा है उसको योनि कहा जाता है। योनि पर जो झिल्ली होती है उसको योनिच्छद कहा जाता है। इसके ठीक ऊपर एक उंगली जैसा उभार होता है उसको भगशेप कहा जाता है। और ये साइड में जो ऐसे घुमावदार मांसपेशी से बने हुए संरचनाएं दिख रही है, उन मासल फोल्ड्स को, घुमावों को वृहद भगोष्ठ कहा जाता है। और उनके भीतर की तरफ जो और पतली झिल्ली नुमा संरचनाएं होती है, स्किन से बनी हुई, त्वचा से बनी हुई, उनको लघु भगोष्ठ कहा जाता है। तो मित्रों, ये थी मादा जनन तंत्र के बाह्य जननांग, जिसके द्वारा आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से योनि जो है वो इन बाह्य जननांद्रियों से आवृत रहती है। इनका
जनन में कोई मुख्य रोल नहीं होता है, केवल योनि एक ऐसा द्वार है जिसके माध्यम से शुक्राणुओं या वीर्य को मादा जनन मार्ग में स्थापित किया जाता है, स्थानांतरित किया जाता है। तो मित्रों, बाह्य जननेंद्रियों के बाद हम बात करने जा रहे हैं स्तन ग्रंथि के बारे में। स्तन ग्रंथि जो होती है वो जनरली मादाओं में एक जोड़ा होता है जो वक्षीय भाग में पाया जाता है, एक दाईं भाग में होता है, एक बाएं भाग में होता है। और ये एक जोड़ा ग्रंथियों में से अगर एक ग्रंथि को देखा जाए तो इसमें ग्रंथिल उत्तक पाया जाता है और कुछ वसा उत्तक होता है। वसा उत्तक जो होता है वो पैकेजिंग का कार्य करता है। पैकेजिंग किस चीज करता है? जो ग्रंथिल उत्तक जो है वो 15 से 20 हिस्सों में, जिनको हम पालियां बोलते हैं, बटा हुआ होता है और उन हिस्सों में कूपिकाएं पाई जाती है। जैसे अपने फेफड़ों के बारे में कभी देखा होगा कि फेफड़ों में वायु की कूपिकाएं पाई जाती है, यहाँ पर वायु की नहीं बल्कि दुग्ध कूपिकाएं पाई जाती है। तो 15 से 20 हिस्सों में एक स्तन ग्रंथि में दुग्ध कूपिकाएं होती है, जिनमें क्या होता है, दुग्ध का स्रावण होता है, दुग्ध का निर्माण होता है गर्भावस्था के बाद, डिलीवरी के बाद। और वो दूध जो है वो स्तन नलिकाओं में आ जाता है और प्रत्येक पाली की स्तन नलिकाएं जो आपस में मिलकर एक स्तन वाहिनी का निर्माण करती है। स्तन वाहिनियां जो है वो आगे चलकर एक चौड़े वाले क्षेत्र में मिल जाती है। उस चौराहे को, उस चौड़े भाग को एम्पुला कहा जाता है, जो तुम्बी की तरह फूला हुआ होता है, इसलिए तुम्बिका कहते हैं। और ये तुम्बिका से आगे जो नलिका निकलती है उसे दुग्ध वाहिनी कहा जाता है, लेक्टिफेरस डक्ट कहा जाता है। और लास्ट में दुग्ध वाहिनी जो है वो सरफेस पर, शरीर के वक्षभाग की सतह पर एक निपल से जुड़ी हुई होती है, चुचूक से जुड़ी होती है। तो जो भी नवजात शिशु निपल को अपने मुंह में अपने होठों से पकड़कर चूसने की कोशिश करता है तो उसके द्वारा उसको मिल्क जो है वो, दूध जो है वो प्राप्त होता रहता है, क्योंकि निपल के द्वारा दूध का चूसने पर बहिस्राव हो जाता है, वो स्तन ग्रंथि से बाहर आ जाता है। अब ये बात हम डायग्राम के साथ समझने की कोशिश करेंगे। तो ये देखिए, ये था बाह्य जननेंद्र और बाह्य जननेंद्र के बाद स्तन ग्रंथि की हम बात करते हैं। तो ये देखिए, एक मानव मादा जो है उसकी फीमेल की जो ब्रेस्ट है वो इस तरीके से होती है। ये आप जो देख रहे हैं ये गोल गोल छल्ले से, ये छाती के भाग में पाई जाने वाली पसलियां है, थोरेसिक रिब्स है, इनके बीच बीच में मांसपेशियां भी हैं। और ये छाती की जो सरफेस होती है जो मेल और फीमेल में लगभग एक जैसी होती है यहाँ तक। उसके बाद आप देख रहे हो कि फीमेल में जो ये वाला जो उभार है वो अतिरिक्त होता है और ये उभार जो है वो किशोरावस्था के बाद ही विकसित होता है। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि जनन क्षमताएं किशोरावस्था के बाद हार्मोन्स की बदलाव की वजह से आती है। तो ये सहायक ग्रंथि का निर्माण, स्तन ग्रंथि का निर्माण या विकास भी उसी का एक प्रक्रम है, उसकी हम बाद में आगे चर्चा करेंगे। ये जो आप गोल्डन कलर से, आप पीले कलर से आप देख रहे हो, ये फैटी टिश्यू है, ये वसा उत्तक है जो ये बहुत ज्यादा यहाँ पर फैला हुआ है। इसकी जो स्तन ग्रंथि की मोटाई है, इसमें फैटी टिश्यू का, वसा उत्तक का बहुत बड़ा रोल है इसकी मोटाई को बढ़ाने में। जैसा कि कई बार हम देखते हैं कि गाय और भैंस में जब डिलीवरी होती है या प्रसव होता है तो उसके बाद उनकी स्तन ग्रंथियों में बहुत ज्यादा फुलावट आ जाती है, वो जो धीरे धीरे काफी कम हो जाती है। वो फुलावट जो एग्जैक्टली होती है ये इस वसा उत्तक की वजह से होती है। अगर वसा बहुत ज्यादा हो जाती है स्तन ग्रंथियों में तो उनकी मोटाई बहुत ज्यादा हो जाती है। कई बार उनमें इसकी वजह से दर्द या पीड़ा भी होने लगती है, जैसे कि हम जानवरों में देखते हैं। वैसा ही महिलाओं के साथ भी कभी कभार हो जाता है, दुर्भाग्यवश। और ये आप जो देख रहे हो, ये अलग अलग गुच्छे के रूप में जो देख रहे हैं, ये है स्तन की पालियां, जिसमें अलग अलग गुच्छे हैं। इन गुच्छों में से ही अगर हम देखते हैं तो वो कूपिकाएं हैं जो दूध का निर्माण करती है। छोटे छोटे एक ये पूरा गुच्छा जो एक अंगूर के गुच्छे की तरह समझना चाहिए हमें, जिसमें एक सिंगल अंगूर जो है वो एक कूपिका की तरह भूमिका निभाता है, जिसमें दूध का निर्माण होता है। और ये विभिन्न प्रकार की नलिकाओं के द्वारा, जैसे ये एक पाली है तो इसकी ये जो ग्रंथि आ रही है, सॉरी नलिका आ रही है, इसको स्तन नलिका कहा जाएगा। और ये स्तन नलिकाएं जो है वो आगे चलकर जो है वो एक बड़ी नलिका में, पहले तो तुम्बिका में खुल रही है और तुम्बिका के बाद एक बड़ी नलिका में, जिसको दुग्ध वाहिनी कहा जाता है। और अंततः ये जो निपल देख रहे हो, इसमें जो छिद्र है उसकी सहायता से ये दूध का जो है वो बहिस्राव आसानी से हो जाता है। तो इस तरीके से मादा जनन तंत्र जो है वो महिलाओं में पाया जाता है। तो ये था आज का हमारा शीर्षक, जिसमें हम बात कर रहे थे मानव जनन
और मानव जनन में भी मादा के शरीर में पाए जाने वाले अंग और उनका क्या भूमिका होती है। अब आगे वाले वीडियो में हम डिस्कस करने जाएंगे नर जनन तंत्र के बारे में और उसमें होने वाली घटनाओं और प्रक्रियाओं के बारे में। तो तब तक के लिए बाय बाय, गुड लक। और उससे पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा जाने से पहले कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने युवाओं दोस्तों के साथ जो बायोलॉजी या नॉन बायोलॉजी बैकग्राउंड से हैं, किसी भी क्षेत्र से हैं लेकिन जवान हैं, युवा अवस्था के हैं, तो उनको आप ये वीडियो शेयर करिए। उन्हें भी बहुत अच्छा लगेगा कि आपने ये वीडियो उन्हें शेयर किया, ये जानकारियाँ उन्हें बताने की कोशिश की। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये मजाक का विषय नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट भी ये चाहती है, सरकारें भी ये चाहती है कि यौन शिक्षा, सेक्स से रिलेटेड बातें, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड बातें अगर हमारे समाज के युवाओं को पता होगी तो आने वाले समय में हमारा समाज जो है वो बहुत ही स्वस्थ समाज जो है वो उभर कर आएगा। इसलिए आपका ये नैतिक दायित्व है कि जनन से संबंधित या सेक्स से संबंधित जितने भी संरचनाएं हैं, हमारे अंग हैं, उनकी प्रक्रियाएं हैं, क्या क्या बदलाव होते हैं, हार्मोन्स के क्या प्रभाव होते हैं, हमारे दिमाग पर, विचारों पर, मन पर उनका क्या प्रभाव होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की जो जानकारियाँ हैं वो आपके साथ साथ आपके मित्रों को भी उपलब्ध होती रहे। और हाँ, जिससे भी आप शेयर करें उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर बोलिए, क्योंकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन जब भी मिल पाएंगे जब उन्होंने सब्सक्रिप्शन का बटन, बेल आइकन दबाकर ऑन किया होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।